मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम है आयन बैनर्जी और जैसे आप लोगों का कंटिन्यूअस करंट अफेयर्स चल रहा था तो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। नॉर्मली जो करंट अफेयर्स है वो 11 बजे से स्टार्ट होगा फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ओके, अब आज थोड़ा सा इशू हो गया था तो थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो नॉर्मली आपका 11 बजे से ही स्टार्ट होगा। पहला चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको मेंशन कर दूं कि ये जो करंट अफेयर्स है इसको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के हिसाब से मत लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि करंट अफेयर्स आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। इसको आप एज ए जीके के फॉर्म में लीजिए, ठीक है? क्योंकि नॉर्मली आप लोगों को जीके हम जब पढ़ते हैं तो बहुत बोरिंग भी लगता है, तो और क्वेश्चन भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ जो जीके होता है ना उसी से ही आता है, तो आपको उसी चीज को ही फोकस में रखना है और उसी चीज के हिसाब से ही पढ़ना है, ठीक है? तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो पार्ट ऑलरेडी हो चुका है और ये आज तीसरा पार्ट है। आहिस्ता आहिस्ता पूरा दिसंबर हम खत्म करेंगे, उसके बाद बाकी जो मंथ हैं उनको भी खत्म करेंगे, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट विच बैंक अवॉर्डेड ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 बाय बैंकर्स। ठीक है, तो कौन सा बैंक है जिसको ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर मिला हुआ है एज अ बैंक? ठीक है, मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप जितना हो सके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, गलत सही डजंट मैटर, आपको पता है नहीं पता उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप अगर कर सकते हो तो तुक्का ही मारिए, ठीक है? कोई बात नहीं, आप तुक्का ही मारिए। जिससे क्या होगा, जब आप गलत आंसर दोगे तो जब सही आंसर होगा तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर कौन सा बैंक है जिसको बैंकर ऑफ द ईयर मिला है, बैंक ऑफ द ईयर, दैट इज नोन एज डीबीएस बैंक। ठीक है, डीबीएस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर मिला है। अच्छा, मैं इधर आते हैं, ठीक है? दैट इज डीबीएस बैंक। अब देखो, बैंक से रिलेटेड है तो बैंक से कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि डीबीएस है तो यहाँ पर कौन सा टाइप क्वेश्चन पूछा आता है, ठीक है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको नॉर्मली जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आरबीआई से, ठीक है? आरबीआई से सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। आरबीआई फाउंडेशन पूछा जाता है कि कब बना है, तो आरबीआई बना है 1935 फर्स्ट अप्रैल, ठीक है? अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो जान लो। दूसरी चीज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? इसका हेडक्वार्टर पहले था कोलकाता, ठीक है? जब ये बना था ना 1935 टू 37, 2 साल के लिए वो कैलकाटा था। उसके बाद ये चेंज हो गया टू मुंबई। तो आज कहां पर है? आज प्रेजेंट में कहां पर है? प्रेजेंट में होता है मुंबई। और यहां पर एक और सवाल पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर कौन है? तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे? जैसे कोई भी बैंक होता है तो उसका सीएमडी होता है, मतलब चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर होता है ना, तो आरबीआई का सीएमडी नहीं होता, आरबीआई का गवर्नर होता है। तो फर्स्ट गवर्नर कौन है? फर्स्ट गवर्नर होते हैं ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ फर्स्ट गवर्नर थे, ऑसबोर्न स्मिथ। ये इंडिया का पहला बैंक का केस है। दूसरा, आपको एसबीआई के बारे में भी थोड़ा सा जान लो, ऑब्वियसली एसबीआई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एसबीआई बनाया गया था 1955 को, ठीक है? 1955। और इसका जो प्रीवियस बैंक है या फिर बोल सकते हो जो प्रीवियस नाम है, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आईबीआई था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ये बनता है 1921 को, ठीक है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 को बनता है। और इसके जो हेड है उनका नाम होता है दिनेश कुमार खारा, ठीक है? दिनेश कुमार खारा, डी खारा। तो आरबीआई एंड एसबीआई ये तो दुनी हुई इंडिया की बात। अब इंडिया को छोड़कर कौन सा क्वेश्चन आपको बाहर से भी याद रखना है, मतलब कौन सा बैंक को, ठीक है? जैसे फर्स्ट आपको याद रखना है ए आई आई बी। AIIB ये बहुत ही रिसेंट एक बैंक है, बहुत ही रिसेंट टाइप का बैंक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ये बनती कब है? ये बनती है 2016 में। और इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो होता है आपका बीजिंग,
ठीक है, इसका हेडक्वार्टर होता है आपका बीजिंग, पहला। अच्छा, दूसरा बैंक आपको याद रखना है, दैट इज एडीबी, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। देखता हूं, नहीं किसी ने जवाब तो अभी तक नहीं दिया है, ठीक है चल। तो इसका जो ये बनता है इन सॉरी ये बनता, मैं इसको पूछ देता हूँ, ये बनता है इन 1960s, ठीक है 1960 में बनता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, इसका हेडक्वार्टर होता है फिलीपींस, फिलीपींस। मैं इसको थोड़ा सा पूछ देता हूँ जगह बनाने के लिए। तीसरा न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन आ भी चुका है, ब्रिक्स बैंक, क्योंकि इसको ब्रिक्स ने बनाया था तो इसलिए इसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। ये बनाया गया था इन 2015 और इसका हेडक्वार्टर होता है इन शंघाई, ठीक है। तो आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो तो आपको आरबीआई याद रखना है, एसबीआई याद रखना है, और बाहर के बैंक के पर्सपेक्टिव में देखो तो एआईआईबी, एडीबी, एनडीबी, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, ये तीनों बैंक आपको याद रखना है। और एक इंडिया के पर्सपेक्टिव में और एक चीज थोड़ा सा आपको बोल दूं, क्योंकि अरुणाचल में एक बैंक है जो आरआरबी है, ठीक है, पूरे स्टेट में एक ही आरआरबी होता है। तो यहाँ पर जस्ट एक चीज मेंशन कर लेना, मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, आरआरबी, आरआरबी स्टार्ट कब से होता है, आरआरबी स्टार्ट होता है फ्रॉम 1975। और आरआरबी का जो एक्ट आता है, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, ऑब्वियसली एपीएसएसबी में नहीं पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया था कि आरआरबी का एक्ट कब आता है। आरआरबी का एक्ट आता है इन 1976, ठीक है। ये पहला बैंक ऐसा है कि एक्ट बाद में आया है, बैंक पहले बन गया, ठीक है। ये एक्ट बाद में क्यों आया है, क्योंकि 1975 में इंडिया में इमरजेंसी चल रहा था, तो इसी वजह से उस समय एक्ट नहीं आ पाया, पार्लियामेंट सेशन में नहीं था। इमरजेंसी खत्म हुआ 1976 में, पार्लियामेंट सेशन में आया और एक्ट लाया, लेकिन उससे पहले ही बैंक बन गया था। तो आप इसको ले सकते हो। ठीक है, चल हो गया स्क्रीनशॉट। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर एक और सवाल पूछा जाता है, एक और सवाल का मैं जवाब यहाँ पर दे दूं। आरआरबी में अगर आपसे पूछा जाए कि जो गवर्नमेंट है उसका स्टेक कितना है, उसका स्टेक होता है आपका 50%, ठीक है। जो स्पॉन्सर बैंक होता है, ठीक है, स्पॉन्सर बैंक मतलब आरआरबी को पैसा कौन देता है, स्पॉन्सर बैंक होता है, उसका होता है 35%। और जो स्टेट होता है या स्टेट गवर्नमेंट होता है, उनका शेयर होता है 15%। मतलब कौन कितना पैसा लगाता है आरआरबी में, तो गवर्नमेंट लगाती है 50%, स्पॉन्सर बैंक लगाती है 35% एंड स्टेट गवर्नमेंट लगाती है 15%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट, कोपरा रिजर्वायर रिसेंटली डिक्लेयर्ड एट रामसर साइट, ठीक है, कोपरा रिजर्वायर रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। तो रामसर साइट कहां पर, किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहाँ पर एक छोटा सा चीज आपको बता दूं, ये जो कोपरा रिजर्वायर है, रामसर साइट के बारे में भी हम देखेंगे। तो कोपरा रिजर्वायर ये जो कहां पर है, ये होता है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ये होता है छत्तीसगढ़ में। और ये छत्तीसगढ़ में कौन से डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो ये है आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट होता है बिलासपुर, कोपरा रिजर्वायर, ठीक है, छत्तीसगढ़ में आता है। अच्छा, अब आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, ऑब्वियसली रामसर साइट के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रामसर साइट इंडिया में कितने हैं, इंडिया में होते हैं 96, ठीक है। ये जो कोपरा रिजर्वायर होता है ना, यही नंबर 96 है, यही सबसे लेटेस्ट है, रामसर साइट होता है 96। अब रामसर साइट को रामसर साइट क्यों बोलते हैं, रामसर साइट, क्योंकि इन 1971 के 2 फरवरी ईरान का एक जगह था दैट इज नोन एज रामसर, ईरान में एक जगह है दैट इज नोन एज रामसर। ये रामसर कन्वेंशन होता है उधर, ठीक है, रामसर कन्वेंशन,
2 फरवरी रामसर कन्वेंशन होता है, ईरान में एक जगह है दैट इज नोन एज रामसर। तो वहां पर कन्वेंशन होता है कि दुनिया के जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो जितने भी वेटलैंड्स हैं वो रामसर के हिसाब से आते हैं, तो दे नोन एज रामसर साइट्स, पहला। दूसरी चीज क्या है यहां से, ये जो 2 फरवरी आप देख पाते हो, 2 फरवरी जो है ना, ये जो 2 फरवरी है इस दिन को होता है, ये रामसर कन्वेंशन उस दिन हुआ था, तो इसलिए ये चीज मार्क कर लीजिएगा, इस दिन को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये कोपरा रिजर्वायर पूछने के, डायरेक्ट पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ, आपको ये पूछा जा सकता है वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है। हम सोचते हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड डे आता है इसके साथ किसी का रिलेशन नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हमेशा हमेशा जो चीजें हो चुकी हैं उनसे ही लेके पूछा जाता है, ठीक है। तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है बिकॉज ऑफ रामसर कन्वेंशन होता है। एंड 1982 में इंडिया इसका सिग्नेटरी बनता है, ठीक है, 1982 में इंडिया इसका सिग्नेटरी बनता है। ठीक है, ओके, चल नेक्स्ट। एक और चीज यहां पर आती है, देखो ऑब्वियसली बात है कि आप जब चीजों को पढ़ोगे, रामसर साइट नेशनल पार्क ये सब चीजें पढ़ोगे, तो आपको अरुणाचल एंड जो नॉर्थ ईस्ट है उसके बारे में भी तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो आपके पास है नहीं, ठीक है, कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक और चीज मैं, ये बिलासपुर में है, आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक चीज और पता रखना है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से रामसर साइट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कौन से रामसर साइट है। तो सबसे पहला, सबसे फेमस जो होता है आपका होता है मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर, मणिपुर में आपको पता होगा लोकटाक लेक, आपने सुना होगा लोकटाक लेक। और लोकटाक लेक ऑब्वियसली जो एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क होता है वर्ल्ड का सब, एक इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क दैट इज नोन एज केबुल लमजाओ, वो लोकटाक लेक में होता है, केबुल लमजाओ। दूसरा आसाम में आपको दिखेगा, आसाम में दिखेगा, आसाम में होता है आपका दीपोर बिल, आसाम में होता है दीपोर बिल। तीसरा आपको मिजोरम में दिखेगा, मिजोरम में होता है पाला वेटलैंड्स, पाला वेटलैंड्स। चौथा त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा में होता है रुद्र सागर लेक, रुद्र सागर लेक, ठीक है। तो ये मोस्टली ऐसे 4-5 होते हैं जो आपको याद रखने हैं, पहली चीज। और एक चीज यहां पर मेंशन कर दूं, ठीक है, और एक चीज मेंशन कर दूं कि जो लोकटाक लेक होता है ना, लोकटाक लेक होता है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आता है, ठीक है, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, एज पर द रामसर साइट इज कंसर्न, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड होता है कि कोई भी चीज जो है ना वो कितने खतरे में है, रेड लिस्ट आप बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए IUCN का होता है ना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, ऐसे ही रामसर साइट को मॉन्टेक्स रिट में लाया जाता है। अब इसको ऐसे जस्ट मार्क करके रखिएगा, रेड लिस्ट होता है। तो लोकटाक लेक जो होती है वो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में आती है, मतलब जो रेड लिस्ट में आता है, जो खत्म होने वाला है, खराब हो सकता है, उस चीज में आता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिक्किम नहीं लिया है ना, सॉरी, मैं सिक्किम भी ले लूं इधर। सिक्किम, सिक्किम में होता है कासियो, कासियो पालड़ी, ठीक है, कासियो पालड़ी। और इस कासियो पालड़ी को कहा जाता है विशिंग लेक, ये भी थोड़ा सा मैं मेंशन कर लीजिएगा, कासियो पालड़ी इज कॉल्ड विशिंग लेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ऑब्वियसली इसमें याद तो होना ही चाहिएगा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि इन दिसंबर 2025 74 आयरन स्टैचू ऑफ द विच फुटबॉलर क्लेम टू बी वर्ल्ड लार्जेस्ट फुटबॉलर स्टैचू। ठीक है, तो 70 फुट फुटबॉलर स्टैचू बनाया गया था और आपको पता होगा ये कोलकाता में बनाया गया है। ठीक है, कोलकाता में बनाया गया है। और ये जो स्टैचू है ये बोलना नहीं चाहिए, इस स्टैचू अगर आप देखोगे जिसने बनाया है उसका चेहरा जो बनाया है ना वो रोनाल्डो के साथ मिलता है कंपेयर टू मेसी। तो ये किसके साथ किसका स्टैचू है? ये स्टैचू है लियोनल मेसी का। ठीक है, स्टैचू किसका बनाया गया है? लियोनल मेसी का, क्योंकि लियोनल मेसी का आपको पता होगा कुछ दिन पहले गोट टूर हुआ था, है ना। कोलकाता में भी थे वो, हैदराबाद में भी गए थे, मुंबई में भी गए थे, बेंगलोर में भी गए थे। तो गोट टूर हुआ था तो उसकी वजह से वहां पर एक स्टैचू बनाया गया था 70 फुट। अब ये तो बात हुई। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो डायरेक्ट आपको आ सकता है, वो अलग बात है। लेकिन कभी कभी आपको स्टैचू से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, स्टैचू से घुमा के। जैसे हमारे देश में अगर आप स्टैचूज की बात करो तो बहुत सारा स्टैचू आपको याद रखना होता है, क्योंकि बहुत सारा नहीं बोलूंगा, बहुत ही फेमस फेमस स्टैचू है। जैसे एक होता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके लिए है? ये आपने सुना होगा, दैट इज वल्लभ भाई पटेल के लिए, है ना। वल्लभ भाई, ये होता है वल्लभ भाई पटेल के लिए। ये आपको कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको गुजरात में। ठीक है, गुजरात का एक जगह होती है दैट इज नोन एज केवाड़िया। तो केवाड़िया डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया होता है, तो वहां पर मिलेगा ये यूनिटी पटेल। अच्छा, यूनिटी को छोड़कर एक और होता है दैट इज नोन एज स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। मैं स्टैचू ऑफ नहीं लिख रहा, बस मैं इक्वालिटी लिख रहा हूं। इक्वालिटी, इक्वालिटी होती है रामानुजन, रामानुजन। ठीक है, रामानुजन आचार्य, उस उनके ऊपर है, ये तेलंगाना में है। ठीक है, ये तेलंगाना में है। तेलंगाना में है। अच्छा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, उसके बाद आता है आपका स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बहुत ज्यादा न्यूज में था। ये किसके लिए बनाया गया है? दैट इज नोन एज बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ये बनाया गया है बी आर अम्बेडकर के लिए, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ये आपको दिखेगा इन विजयवाड़ा, इन आंध्र प्रदेश की जगह होती है विजयवाड़ा, वहां पर। और एक रिलीजियस स्टैचू भी याद रखो क्योंकि आता है, दैट इज नोन एज आदि योगी। ठीक है, आदि योगी स्टैचू, ये होता है आपका इन तमिलनाडु। ये शिवा के लिए है। ठीक है, एक बहुत ही फेमस पर्सन है, इंडिया के बहुत ही फेमस पर्सन है जिनका नाम होता है सदगुरु। उनका असली नाम होता है जग्गी वासुदेव, लेकिन असली नॉर्मली उनको लोग जानते हैं सदगुरु के नाम से। तो उनके वहां पर ये वाला जो स्टैचू है ये आपको दिखेगा। ठीक है, आदि योगी जो तमिलनाडु में है, शिवा के ऊपर। अब ये तो हुई नॉर्मली जो इंडिया वाली केस है। ठीक है, इंडिया वाला केस है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली आप अरुणाचल का पढ़ रहे हो तो आपको अरुणाचल के बारे में भी तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, अरुणाचल का केस तो आपको पता होना ही चाहिए, कौन सा स्टैचू है जो फेमस है और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। लियोनेल मेसी आंसर है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला जो फर्स्ट होता है आपका गोल्डन बुद्धा, गोल्डन बुद्धा। ठीक है, गोल्डन बुद्धा। अच्छा, गोल्डन बुद्धा कहां पर है बता सकते हो? गोल्डन बुद्धा कहां पर है? देखो, एक होता है गोल्डन बुद्धा, एक होता है आपका जायंट बुद्धा। ठीक है, एक होता है गोल्डन बुद्धा, एक होता है जायंट बुद्धा। ये दोनों कहां पर है जल्दी बता सकते हो? गोल्डन बुद्धा, जायंट बुद्धा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट अगर बता सकते हो तो बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट होता है स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ, स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ, स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ। ये कहां पर होता है? ये आपको लोहित डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ठीक है, लोहित डिस्ट्रिक्ट, लोहित डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। अच्छा, गोल्डन बुद्धा, जायंट बुद्धा, डिस्ट्रिक्ट नहीं, किसी ने नहीं, एक नहीं बताया बस।
में बताया। अच्छा, तो जैन बुद्धा कहाँ पर है? जैन बुद्धा होता है इन तवांग। गोल्डन बुद्धा कहाँ पर होगा? गोल्डन बुद्धा होता है इन वेस्ट कामेंग। और एक और स्टैचू है जो आपको याद रखना है, दैट इज नोन एज तारा देवी स्टैचू। ठीक है, तारा देवी। तो तारा देवी स्टैचू आपको कहाँ पर मिलेगा? ये भी मिलेगा आपको तवांग में। ठीक है, तो ये अरुणाचल के हैं, तो अरुणाचल के ये चार आपको याद रखने हैं। ठीक है, रखने ही हैं, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, रखने ही हैं ये चार जो है, ये क्वेश्चन आपको रखना ही है। तो स्टैचू से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला चीज आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, which newly approved policy provides separate auction window for seamless efficient transparent utilization of coal? ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ कोल। तो यहाँ पर नॉर्मली ऑक्शन, कोल का जो ऑक्शन होता है, ठीक है, ऑक्शन, तो कोल का जो ऑप्शन है, तो उसके लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? ठीक है, कौन सा ऐप बनाया गया है? ये बहुत ही डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट। तो कोल के लिए कौन सा एक्शन बनाया गया है? दैट इज नोन एज कोल सेतु। ठीक है, कोल सेतु। अब कोल के बारे में थोड़ा सा चीज आपको बता दूं, कोल के बारे में थोड़ा सा चीज बता दूं। पहली चीज क्या होती है, कोल जो होती है ना, जो नॉर्मली कोल होती है, तो ऐसे चार टाइप के कोल होते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा जो कोल होता है वो होता है आपका एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट। दूसरा सबसे बढ़िया कोल होता है आपका बिटुमिनस। बिटुमिनस। तीसरा होता है आपका लिग्नाइट। एंड चौथा होता है आपका पीट। ऐसे चार होते हैं। ठीक है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट, ऐसे चार होते हैं। सबसे बेस्ट होता है एंथ्रेसाइट। इंडिया में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है आपका बिटुमिनस। ठीक है, सबसे ज्यादा इंडिया में मिलता है बिटुमिनस। जैन बुद्धा, जी जैन बुद्धा तवांग एकदम सही है। ठीक है, ठीक है, ये तो हुई बात। अब जब आप ऑब्वियसली पढ़ रहे हो तो आपको बात अरुणाचल से पढ़ना है। तो अरुणाचल में कोल ब्लॉक कहां पर है? ये क्वेश्चन आ सकता है। अरुणाचल में कोल ब्लॉक कौन से बेल्ट में आता है? कौन से बेल्ट में? ठीक है, बहुत ही फेमस बेल्ट है, तो आपको तो पता होना होगा ही, और होना ही चाहिए। ठीक है, अरुणाचल से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अरुणाचल से आपको पता होना ही चाहिए। कोल ब्लॉक कहां पर होता है, जल्दी बताओ। ठीक है, तो कोल ब्लॉक कहां पर मिलता है आपका? तो कोल ब्लॉक मिलता है आपका नामचिक नामफुक बेल्ट में। ठीक है, नामचिक नामफुक जो बेल्ट होती है, तो वहां पर आपको कोल ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, तो अरुणाचल की जब कोल ब्लॉक की बात होती है, तो नामचिक नामफुक वाला जो बेल्ट होता है, तो वहां पर अरुणाचल का कोल ब्लॉक वाला पोर्शन होता है। एंड अरुणाचल में मिनरल्स को लेकर, क्योंकि कोल भी एक मिनरल है, तो मिनरल्स को लेकर दो जो इनिशिएटिव्स हैं या स्कीम्स हैं वो आपको याद रखना है। जैसे पहला इनिशिएटिव होता है अरुणाचल से, नेशनल नेशनल मिनरल मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। ठीक है, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, ये पहला होता है। ये जो मिनरल वाला पोर्शन होता है, ये आपके हेवी मिनरल्स की बात की जा रही है, जो बड़े बड़े मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर अरुणाचल में बहुत ज्यादा सैंड, जो ग्रेवल्स, ये सब बहुत ज्यादा मिलता है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश माइनर मिनरल माइनर मिनरल सक्सेशन रूल, ये होता है माइनर मिनरल्स के लिए। ठीक है, ये होता है आपका माइनर मिनरल्स के लिए। सॉरी, सक्सेशन नहीं होता, वर्ड सक्सेशन नहीं है, कॉन्सेशन है। आई एम रियली सॉरी, सक्सेशन मैंने गलती से बोल दिया, इसको थोड़ा सा पोंछ देता हूँ। कॉन्सेशन रूल, आई एम रियली सॉरी, कॉन्सेशन रूल।
तो जो बड़े मिनरल्स होते हैं, जो हेवी मिनरल्स होते हैं या रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, तो उनके लिए होता है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट अरुणाचल का, और एक होता है अरुणाचल प्रदेश माइनर मिनरल कंसेशन रूल। ठीक है, तो ये दो होते हैं। इसके छोड़कर भी एक और होता है, दैट इज प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री खनिज क्षत्रिय कल्याण योजना एक और होता है, लेकिन वो मिनरल से रिलेटेड नहीं है, वो रिलेटेड है जो कोल माइंस के आसपास जो लोग रहते हैं उनके लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, तो वो मिनरल से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया। ओके, चलिए, तो ये आपका पोर्शन है। ठीक है, ये आपका पोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which vessel is the first indigenously designed and built diving support craft in the Indian Navy set to commission in 16 December। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा वेसल है जो इंडिया ने खुद बनाया है, इंडिजिनसली मतलब खुद बनाया है, जो ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है। मतलब क्या होता है कि आप जब डाइव करते हो, नीचे जाते हो, तो वो जो वेसल है वो आपको सपोर्ट करेगी, वो भी नीचे आपके साथ जाएगी, जहां पर आपको ड्राइविंग करने में या फिर जो मिनरल्स होते हैं या फिर चीज़ों को ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये होता है INS DSC 820, INS DSC, INS DSC। अच्छा, अब ऑब्वियसली बात है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में वॉर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या होता है, रिसेंट टाइम में जब कोई वॉर होगा तो जो आर्म फोर्सेस में जो चीज़ें इंडक्ट की जाती हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट इनसे ही थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे फर्स्ट चीज़ आपको, पहला चीज़ याद रखना है कि जो नेवी होता है, जो नेवी है, तो नेवी का हेड कौन है? पहली चीज, नेवी का हेड कौन है? तो नेवी के हेड होते हैं उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी, सॉरी, उपेंद्र द्विवेदी क्यों बोल रहा हूं मैं, आई एम रियली सॉरी, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। ठीक है, आई एम रियली सॉरी। वो होते हैं दिनेश त्रिपाठी। ठीक है, दिनेश त्रिपाठी। उपेंद्र द्विवेदी तो आर्मी के हैं। ठीक है, आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी हैं, और नेवी के हेड होते हैं दिनेश त्रिपाठी, पहला। दूसरी चीज आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेवी डे कब है। ठीक है, दूसरी चीज आपसे ये पूछा जा सकता है नेवी डे कब है। तो नेवी डे होता है 4 दिसंबर, क्योंकि रिसेंट टाइम में डेज बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, रिसेंट टाइम में इसमें आप देख रहे हो डेज बहुत आ रहे हैं। तो नेवी डे कब होता है? नेवी डे होता है 4 दिसंबर। ओके, अच्छा, और क्या क्या चीज आपको याद रखना है? तो हमारे देश में एयरक्राफ्ट कैरियर आपको याद रखना है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर अभी न्यूज में बहुत है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब होता है वो शिप जिसमें प्लेन्स रख सकते हैं, प्लेन्स जहां से टेक ऑफ कर सकते हैं, दैट इज एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इंडिया में दो हैं, एक होता है आपका विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, ये रशिया से लिया गया था, और दूसरा होता है INS विक्रांत, INS विक्रांत, ये इंडिया ने बनाया है। तो दो अभी हैं, विक्रमादित्य विक्रांत, और एक बनाने की, मतलब बनेगा, जो अभी कमीशन नहीं हुआ है, उसका नाम होगा विशाल। ठीक है, उसका नाम होगा विशाल। तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्या होते हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर्स जहां से प्लेन्स उड़ते हैं, दैट इज नोन एज एयरक्राफ्ट कैरियर। ये दोनों कमीशन है, विक्रमादित्य एंड विक्रांत, और ये होने वाला है, बन रहा है, ये आने वाला है, दैट इज नोन एज विशाल। अब ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं ना, ये टोटल लड़ाई नहीं करते। ठीक है, ये टोटल लड़ाई नहीं करते। लड़ाई कौन करता है असली में, अगर देखा जाए तो लड़ाई कौन करता है? मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूं। ठीक है, आज थोड़ा सा आपको पूरा समझा देते हैं कि नेवी का सीन क्या होता है। लड़ाई कौन करता है? लड़ाई मेनली करता है डिस्ट्रॉयर। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, डिस्ट्रॉयर। ये लड़ाई में नॉर्मली नहीं जाता, ये वहां पर प्लेन्स को यूज करता है। लड़ाई असली में कौन करता है? लड़ाई असली में करता है आपका डिस्ट्रॉयर। अब इंडिया में 4 क्लास के डिस्ट्रॉयर होते हैं, मतलब क्या हुआ इसको, एक मिनट, सॉरी, हाँ, प्रॉब्लम हो रहा है क्या?
इंडिया में 4 तरीके के डिस्ट्रॉयर्स हैं। 4 तरीके के मतलब आप अगर कभी डिस्ट्रॉयर पढ़ो, आप सुनो, तो देखिएगा क्लास आता है। क्लास का मतलब क्या होता है कि वो जो पहले इसको बनाया गया था, उसके बाद उसमें और अच्छे से बनाया गया, उसमें अच्छा अच्छा चीजें यूज की गई, उसके बाद और भी अच्छे से बनाया गया, अच्छा अच्छी चीजें यूज की गई, तो ऐसे करके 4 क्लास होते हैं। तो सबसे पुराना और सबसे रिलायबल जो क्लास होता है वो होता है आपका राजपूत। ठीक है, राजपूत क्लास। राजपूत क्लास का मतलब होता है कि जी ये पुराना है, ठीक है, ये डिकमीशन भी हो रहा है बहुत सारा। ये मोस्टली किसके लिए बनाया गया था? इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर बनाया था, तो ये रशिया बेस्ड होता है। जैसे राजपूत, राजपूताना, आईएनएस निर्घात, ऐसे राजपूत। उसके बाद जब इंडिया ने बनाना स्टार्ट किया, तो इंडिया ने सबसे पहले बनाया दिल्ली क्लास। ठीक है, दिल्ली क्लास। और दिल्ली क्लास को रखा गया इन प्रोजेक्ट, अगर कभी आप देखो तो प्रोजेक्ट 15। ठीक है, दिल्ली क्लास को रखा गया इन प्रोजेक्ट 15, जैसे आईएनएस दिल्ली, ये सब। उसके बाद दिल्ली क्लास में ये इंडिया ने बनाया था, इस पे थोड़ा सा और चेंज किया गया, दैट इज इसमें आता है आपका कोलकाता क्लास। नेक्स्ट आता है आपका कोलकाता क्लास। कोलकाता क्लास होता है 15A। और 15A में इजराइल के साथ एक फेमस मिसाइल है, इजराइल के साथ इंडिया ने मिलकर बनाया है, दैट इज नोन एज बाराक 8। तो इस क्लास में बाराक 8 को रखा गया है। ठीक है, कोलकाता क्लास मतलब बाराक 8 उसमें होगा। और एक और होता है कोलकाता क्लास के बाद सबसे न्यूएस्ट क्लास, दैट इज नोन एज विशाखापत्तनम क्लास। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम क्लास, इस इसको रखा गया है प्रोजेक्ट 15B। और इसमें क्या होगा, इसमें रशिया के साथ जो बनाया गया है दैट इज नोन एज ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मोस जो मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को यहां पर रखा जाएगा। तो आप देखोगे जो क्लास होते हैं वो किसके लिए बेसिस पे होते हैं कि उसमें कौन सी चीज इंटीग्रेट की जाती है, उसके बेसिस पे ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अगर आप कभी पढ़ो, और ये रखा किसमें गया था, ये रखा गया था प्रोजेक्ट 61ME। ठीक है, प्रोजेक्ट 61ME ये रशिया के साथ था, राजपूत क्लास। ओके, तो ये आपका डिस्ट्रॉयर का केस होता है। ठीक है, तो लड़ाई कौन करता है? ये करता है, मोस्टली ये करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट व्हिच मिनिस्ट्री साइंड एमओयू। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अमेजॉन सेलर सर्विस टू सपोर्ट आर्टिजन अंडर पीएम विश्वकर्मा स्कीम। पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्या था? पीएम विश्वकर्मा स्कीम ये है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, इंडिया में आपको पता होगा, इंडिया में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो बिजनेस करें, क्योंकि जॉब मार्केट बहुत ही रिजिड हो चुका है और जॉब मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इसलिए वो बिजनेस करना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, स्टार्टअप होता है, तो उसके लिए एक स्कीम आता है दैट इज नोन एज विश्वकर्मा स्कीम। ठीक है, विश्वकर्मा स्कीम। अब ये जो विश्वकर्मा स्कीम है, ये फ्री में आपको, मतलब फ्री में नहीं, कोलैटरल फी में बहुत कम अगर पैसा लो तो कोलैटरल फी में लोन देगी। तो ये किसके साथ, विश्वकर्मा स्कीम किसके अंडर आती है? दैट इज नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब देखो हमारे देश में जो एमएसएमई होता है, एमएसएमई होता है, तो एमएसएमई के लिए पैसा कौन देता है मोस्टली? एमएसएमई के लिए जो बोल रहे हैं ना कि बैंक से आप लोन ले सकते हो, तो ये जो बैंक है ये कौन सा बैंक है? रेगुलर बैंक होता है क्या? नहीं, ये रेगुलर बैंक से भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली कौन सा बैंक होता है? तो एमएसएमई को फोकस करके ये एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम होता है सिडबी। ठीक है, एक बैंक बनाया गया था दैट इज नोन एज सिडबी। तो सिडबी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर होता है? इसका हेडक्वार्टर होता है आपका लखनऊ। इसका हेडक्वार्टर होता है लखनऊ में। अब एमएसएमई के बारे में थोड़ा सा आपको जस्ट जस्ट छोटा छोटा चीज बता दूं
एमएसएमई किसको कंसीडर किया जाएगा? जैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, तो माइक्रो स्मॉल का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है एकदम छोटा, कि इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको ऐसे समझा देता हूं जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है पूरा कितना उन्होंने बेचा है, फायदा हुआ नुकसान हुआ वो अलग बात है, ठीक है। सॉरी, यहां पर प्रॉफिट प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है। तो माइक्रो जब भी वर्ड आता है, माइक्रो, थोड़ा सा ये वाला यूज करता हूं, माइक्रो की जब भी बात होती है तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 2.5 करोड़, सब कुछ करोड़ में होगा, ठीक है, 2.5 करोड़, टर्नओवर होना चाहिए 10 करोड़। जब स्मॉल की बात होगी तो स्मॉल होना चाहिए 25 करोड़, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 100 करोड़। और जब मीडियम की बात होगी, ठीक है, ये जब मीडियम की बात होगी तो मीडियम में नॉर्मली कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर जो है वो 500 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। सॉरी 50 करोड़ बोल रहा हूँ, 50 करोड़ नहीं, 125 करोड़ होना चाहिए एंड टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट इज नोन एज एमएसएमई। ओके, ये होता है आपका एमएसएमई का केस। अब हर सेक्टर में अलग अलग रूल होता है, ये एक बेसिक सेक्टर जो स्ट्रक्चर है, आपको मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बार बार एक ही चीज आपको याद रखना है, बार बार एक ही चीज याद रखना है कि अरुणाचल वाला जो पोर्शन है, अरुणाचल से आपको ये वाला चीजें तो याद रखनी होंगी, ठीक है। जैसे एमएसएमई को लेकर अरुणाचल में कौन सा स्कीम होता है, अरुणाचल में कौन सा स्कीम चल रहा है एमएसएमई को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्कीम अरुणाचल में आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज नोन एज दीनदयाल, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, स्वावलंबन, स्व, ठीक है, स्वावलंबन ना, सॉरी, स्व, स्वावलंबन, लंबन योजना, स्वावलंबन योजना, जिसमें आपको 30% सब्सिडी मिलेगी। अगर आप फीमेल हो तो 5% एक्स्ट्रा, 35% तक आपको सब्सिडी मिलेगी, पहला। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अरुणाचल प्रदेश एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। और ऑब्वियसली यहाँ पर विश्वकर्मा स्कीम जो होती है वो भी चलती है, विश्वकर्मा स्कीम। तो एज पर द अरुणाचल प्रदेश इज कंसर्न, अरुणाचल प्रदेश इज कंसर्न, तो एमएसएमई को लेकर यहाँ पर ऐसे तीन चीजें आपको यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है, ऐसे तीन चीजें आपको दिखेंगी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है विच डेट इज एनर्जी, नेशनल एनर्जी कन्वर्जन डे। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट इज December 14, ठीक है, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है। जो क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट होते हैं तो उसमें आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किंग थे जिनका नाम होता है पेरम्बिडुगु, पेरम्बिडुगु मुथारायर, पेरम्बिडुगु मुथारायर। तो ये एक किंग है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मैं बता देता हूँ कि जो किंग है पेरम्बिडुगु मुथारायर, उनका फोटो एक पोस्टल स्टैंप में आया है, ठीक है, पोस्टल स्टैंप में आया है। तो पेरम्बिडुगु मुथारायर ये जो किंग है, ये कौन से डायनेस्टी के थे, ठीक है, ये डायनेस्टी कौन सी थी। देखो ऐसे क्वेश्चंस, फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, ठीक है। तो पेरम्बिडुगु मुथारायर 2, और उनका असली नाम जो था वो था सुभरन मरन,
ठीक है। सुब्रमण्यन उनका असली नाम था, पेरुम्बिडुगु मुथारैयर ये जो नाम है ये उनका टाइटल है, सुब्रमण्यन असली नाम है उनका। तो ये किस डायनेस्टी होते हैं, दैट इज नोन एज मुथारैयर डायनेस्टी। मुथारैयर डायनेस्टी कहाँ की है, जस्ट स्मॉल डिटेल बता दूं, तमिलनाडु की थी और ये हराई गई थी, ठीक है, डिफीटेड डिफीटेड बाय इंपीरियल चोला, इंपीरियल चोला। तो इंपीरियल चोला जो था राजा राजा वन, तो यही मुथरा डायनेस्टी को खत्म कर देते हैं। ये मोस्टली आपको दिखेगी फ्रॉम 400 एडी से लेकर 400 एडी से लेकर 600 एडी, ऐसे इस बीच में, ठीक है, 400 एडी 600 एडी ऐसे बीच में। ये इंडिया के लिए उतना इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम इज कंसर्न ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसको उतना याद नहीं रखो, बस इस हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट होता है वेयर वाज द फॉसिल ऑफ वेयर ऑफ द फॉसिल्स ऑफ मैक्रोसेफेलोसॉरस मेरिनेसिस, मैक्रोसेफेलोसॉरस मेरिनेसिस हैचलिंग डिस्कवर्ड। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, असली में ये वाला है क्या कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिसेंटली क्या होता है, एक डायनासोर था, तो डायनासोर का एक हैचलिंग डिस्कवर हुआ है, फॉसिल। हैचलिंग का मतलब होता है जो अंडे में होता है, अभी तक निकला नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे उस समय का हमको आइडिया होता है कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे सेटअप में बड़े होते, मतलब कैसे सेटअप में उसका होता था, पहले उसका बीक निकलता था या फिर ऐसा कुछ। तो एक डायनासोर होता है जिनका नाम होता है राइनकोरस, ठीक है, राइनकोरस। एक डायनासोर होता था राइनकोरस। राइनकोरस ऐसा डायनासोर होता था जिसके ऐसे बीक होता था, पंख होते थे, लेकिन वो मिट्टी पे चलता था, ठीक है, मिट्टी पे चलता था, हवा में उड़ता नहीं था, मिट्टी पे चलता था। तो ये जो राइनकोरस है इसका ही एक बच्चा फॉसिल्स मिला है, बच्चा फॉसिल है। तो ये फॉसिल कहाँ पर मिला हुआ है, तो ये फॉसिल मिला है इन ब्राजील, ठीक है, ये फॉसिल मिला है इन ब्राजील। ये बहुत ही फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन जो हैं बहुत ही डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन है। तो ब्राजील जो एरिया है, तो ब्राजील में एक एरिया होता है दैट इज नोन एज सांता मारिया, सांता मारिया। तो सांता मारिया जो है, सांता मारिया, तो सांता मारिया ये जो एरिया है, तो यहाँ पर ये मिला हुआ है। अब ब्राजील जो है ना, मजेदार बात ये है कि ब्राजील जो जुड़ा हुआ था हमारे मध्य प्रदेश, मतलब इंडिया से जब जुड़ा हुआ था, सब गोंडोवाना लैंड था, तो ऐसे जब टूटा तो साउथ अमेरिका अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया। तो जो ब्राजील का कुछ हिस्सा था उस समय, जो हिस्सा था ऐसे जुड़ा हुआ था, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी आपको दिखेगा। मजेदार बात यह है कि ब्राजील में जो चीजें मिलती है ना, वो मध्य प्रदेश में भी मिलती है। मध्य प्रदेश में एक जगह होती है दैट इज नोन एज टीकी वैली, ठीक है, टीकी वैली, दैट इज एमपी, मध्य प्रदेश में टीकी वैली। तो ब्राजील में सांता मारिया में जो फॉसिल्स मिले हैं वो आपको टीकी वैली में भी मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। ये भी एक आप बोल सकते हो प्रूफ होता है कि पहले पूरा जो लैंडमास था वो एक साथ था, पैंजिया था, सब एक साथ था, उसके बाद ये टूटा, ठीक है। ये भी प्रूफ था कि जो सांता मारिया में जो मिला है वो भी मिला है। अब डायनासोर जो होते हैं, आपको पता होगा कि डायनासोर दो एज में सबसे ज्यादा फेमस थे। एक होता है आपका जुरासिक, उसके बाद आता है ट्रायासिक, ठीक है, जुरासिक एंड ट्रायासिक। जुरासिक एंड ट्रायासिक में सबसे ज्यादा वो डोमिनेंट स्पीसीज थे। जुरासिक पार्क आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना है जुरासिक पार्क। जो जुरासिक पार्क है ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जुरासिक में डायनासोर मेन थे, नहीं, जुरासिक में मेन नहीं थे। ट्रायासिक के लास्ट में डायनासोर डोमिनेंट बने, क्योंकि ट्रायासिक के लास्ट में, ठीक है, ट्रायासिक के लास्ट में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था अटलांटिक में, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रेट एक्सटिंक्शन। तो जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था अटलांटिक में, तो जितने भी मरीन एनिमल्स थे, जैसे मान लीजिए जायंट क्रोकोडाइल्स, जायंट फिश, मेगालोडॉन, इतने बड़े बड़े जो चीजें होती हैं वो खत्म हो जाते हैं। अटलांटिक ओशन में वॉल्केनो इरप्शन होता है जिसमें जितने भी बड़े बड़े मरीन एनिमल्स थे जिससे डायनासोर को खतरा था वो सब मर जाते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर जुरासिक वर्ल्ड फिल्म देखा है तो देखिएगा एक बड़ा सा पानी में जानवर होता है जो
डायनासोर को लेके पानी में चला जाता है। तो ऐसे जो जानवर थे वो मर जाते हैं, सब मर जाते हैं। मरने के बाद ट्रायसिक एज में डायनासोर डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, पूरा डोमिनेशन डायनासोर का ही होता है। और ट्रायसिक के एज के बाद एक और एज आता है जिसका नाम होता है क्रिटेशियस, ठीक है, क्रिटेशियस। ये जो क्रिटेशियस होता है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको पता होगा एस्टेरॉयड गिरता है। एस्टेरॉयड गिरता है, कहां पर गिरता है, एस्टेरॉयड गिरता है इन मेक्सिको, सॉरी सी होगा ये, इन मेक्सिको। मेक्सिको का एक जगह होती है दैट इज नोन एज योटाकान, एक जगह होती है योटाकान नाम की, तो वहां पर एस्टेरॉयड गिरता है और पूरा का पूरा डायनासोर खत्म, ठीक है, डायनासोर खत्म, क्रिटेशियस एज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और यही लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट होता है व्हिच कंट्री डिड डिफीट 3-0 टू रीच फाइनल ऑफ द स्क्वाश वर्ल्ड कप। तो स्क्वाश वर्ल्ड कप के फाइनल में जाने के लिए इंडिया ने किसको बीट किया है, इंडिया ने बीट किया है उस प्रीवियस वर्ल्ड चैंपियन इजिप्ट को, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और ये वर्ल्ड कप मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि वर्ल्ड कप हो कहाँ रहा था, वर्ल्ड कप हो रहा था इन चेन्नई, ठीक है, चेन्नई। इजिप्ट, मलेशिया, इंडिया, ये लोग बहुत ही पावरफुल कंट्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ स्क्वाश, ठीक है। अच्छा, तो आज हम इधर ही रखते हैं, ठीक है, आज हम इधर ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। और ऑब्वियसली मैं आपको सबको ही बोलूँगा जो देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे, तो अगर आपको कुछ यहाँ पर सीखने को मिला, कुछ अच्छा चीज़ें देखने को मिला, तो मैं कभी नहीं बोलता, बट अभी लग रहा है कि छोड़ो यार, मैं लाइक के बारे में बता रहा था कि तो लाइक वाइक कर देना, नहीं ये सब बोलने में मुझे कैसा लगता है, छोड़ो। अच्छा, तो ये वाला जो चीज़ है हम थोड़ा सा स्लो लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा कम लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स ही सोच के सिर्फ करंट अफेयर्स ना पढ़ो, जब करंट अफेयर्स पढ़ो तो उसको एज ए जीके के पर्सपेक्टिव से भी लो, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट कल हम बाकी जो चीज़ें हैं उसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर कोई सवाल है आप लोग प्लीज़ बताइएगा, जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।